हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही इस बुलेटिन में हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि उसका असर भी विस्तार से बताएंगे। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर है हमारी, एक साल में 26 में से 27 फंड्स ने दिया नेगेटिव रिटर्न। जी हां, दरअसल एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए ये साल कुछ खास नहीं रहा। पिछले एक साल में 27 में से 26 स्मॉल कैप फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया। सिर्फ मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को छोड़ दें तो उसने 1.05% का मामूली पॉजिटिव रिटर्न दिया, बाकी सभी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को अपने पैसों पर जो नुकसान है उसको झेलना पड़ा है, खासकर 2024 के आखिरी महीनों से जारी मार्केट करेक्शन की वजह से। अब इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अगर हम वो भी मान लें, उनकी भी सुन लें, तो एक्सपर्ट का इस पर कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस खबर के असर की तरफ जरा बढ़ते हैं। तो इस खबर का असर क्या होने वाला है? पहला असर है एसआईपी इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि गिरावट के बाद रिकवरी के चांस रहते हैं। दूसरे असर की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी उनको अपनानी होगी। तीसरा असर कहता है कि मार्केट में करेक्शन से पहले फंड्स की परफॉर्मेंस को रेगुलरली मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। तो ये वो असर है जो इस खबर के बताते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि है एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में 6 भारतीय परिवार शामिल हैं और अंबानी नंबर 1 पर है। जी हां, ब्लूमबर्ग की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में 6 भारतीय फैमिली शामिल हैं और इसमें भी अंबानी फैमिली पहले नंबर पर है। इसके अलावा मिस्री, जिंदल, बिरला, बजाज और हिंदुजा फैमिली में भी इस लिस्ट में जगह बनाने में वो कामयाब रहे। आपको बता दें कि इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा भारतीय परिवार शामिल हैं, जबकि चीन जैसे बड़े देश से सिर्फ एक फैमिली इसमें जगह बना पाई है। यही दिखाता है कि भारतीय कंपनियों और बिजनेस हाउसेस की ग्रोथ कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस खबर के असर की तरफ चलते हैं। तो इस खबर का असर कहता है कि इंडियन बिजनेस हाउसेस ग्लोबल लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। इस खबर के बाद अंबानी का दबदबा सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि एशिया में भी टॉप पर बना हुआ है, ये खबर हमें बताती है। अगले असर की तरफ अगर हम चलें तो अगला असर कहता है कि चीन की स्लो ग्रोथ के मुकाबले इंडिया के बिजनेस लीडर्स का दबदबा बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, इसलिए ही तो टॉप पर अंबानी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, जो कि भारत से हैं और 6 और परिवार भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ, जो है मार्केट की गिरावट में एसआईपी रोकनी चाहिए या फिर नहीं। दरअसल ये सवाल कई लोगों का होता है कि मार्केट अगर गिर रही है तो एसआईपी को हम बनाए रखें, रोकें या नहीं एसआईपी कर लें। तो इसके लिए मार्केट में गिरावट जारी है, जो कि हम सभी जानते हैं, और कई इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल आता है कि क्या उन्हें अपनी एसआईपी को रोक देना चाहिए। तो रिपोर्ट्स आई है इस पर, जो कि बताती है कि जनवरी में लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एसआईपी इनफ्लो आया, जो कि दिखाता है कि इन्वेस्टर्स अभी भी एसआईपी में भरोसा जता रहे हैं। हालांकि कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि गिरावट के दौरान एसआईपी रोकना गलत फैसला हो सकता है। गिरावट के टाइम पर एसआईपी से ज्यादा यूनिट मिलती हैं, जो लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा आपको दे सकती हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट मार्केट में गिरावट को इन्वेस्टमेंट का सही मौका भी मानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस खबर के असर की तरफ कि असर क्या कहता है इस खबर का। तो पहला असर है कि एसआईपी को रोकने की बजाय इसे जारी रखना लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। गिरावट के टाइम पर ज्यादा यूनिट खरीदने का मौका मिलता है तो बाद में हाई रिटर्न ही आपको दे सकता है। अगर 10 से 15 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है तो मार्केट में छोटे उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप अपनी एसआई को बरकरार रख सकते हैं और हो सकता है आप कुछ नई यूनिट भी खरीद लें। चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी खबर की तरफ। भारत का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन डॉलर से नीचे है, 14 महीने का सबसे निचला स्तर है ये। तो भारत का टोटल मार्केट कैप 3.99 ट्रिलियन पर पहुंच गया है, जो पिछले 14 महीने का सबसे बड़ा लो लेवल है।
4 दिसंबर 2024 को ये $5.14 ट्रिलियन पर था, यानी 2025 की शुरुआत से ही इसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस गिरावट के पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एफआईआई सेलिंग और इंडियन स्टॉक में करेक्शन बड़े कारण माने जा रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट की हम कंपैरिजन करें तो भारत की 18.33% गिरावट सबसे ज़्यादा है, जबकि अमेरिका और चीन के मार्केट्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अब इस खबर के असर की तरफ भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो दरअसल पहला असर है कि स्टॉक मार्केट में गिरावट से निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है, और दूसरा है कि बैंकिंग, आईटी, मेटल और ऑटो सेक्टर पर सबसे ज़्यादा दबाव रहेगा। तीसरा असर है कि एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये करेक्शन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हेल्दी है। अगली खबर हमारी उन लोगों के लिए है जो जियो और डिज्नी हॉटस्टार, ये बहुत ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हैं। तो जियो और डिज्नी का नया गेम आ गया है, जियो हॉटस्टार लॉन्च हो गया है। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा के बीच पार्टनरशिप के बाद अब नया प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार लॉन्च किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जियो अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कंटेंट लाइब्रेरी का एक्सक्लूसिव एक्सेस अपने प्लेटफॉर्म पर देगा। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कि ओटीटी कंटेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट, मूवीज़, वेब सीरीज़ और दूसरे एक्सक्लूसिव कंटेंट अब जियो के सब्सक्राइबर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकते हैं। ये ओटीटी मार्केट में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेयर्स के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं इस खबर के असर की तरफ कि असर क्या होने वाला है। तो जियो के यूजर्स को ज़्यादा कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। दूसरा असर है कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के लिए ये कड़ी टक्कर साबित होगी, जिसका फायदा यूजर्स को हो सकता है। अगला असर है कि ओटीटी इंडस्ट्री में बड़ी कंपनियों के बीच कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका फायदा भी यूजर्स को ही मिलेगा। अगली खबर है हमारी, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हुआ है। तो जो भी इस बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए बुरी खबर है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके इसके हजारों ग्राहकों को परेशानी का सामना इस खबर के बाद करना पड़ सकता है। आरबीआई के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त कैपिटल नहीं थी और इसके फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब थे। बैंक पिछले कुछ साल से लॉस में चल रहा था और इसकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। अब इस खबर का असर क्या होने वाला है? तो पहला असर तो ये होगा कि कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में रेगुलेटरी सख्ती बढ़ जाएगी। बैंकों के ग्राहकों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर बैंक चुनना होगा। तीसरा असर हम ये बता सकते हैं कि आरबीआई अब कमज़ोर बैंकों पर और भी कड़ी नज़र रखने वाला है। तो ये थी फिलहाल मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।